फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की इस ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो डाउन टू अर्थ मैगजीन का जनवरी 2022 का एडिशन है, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आज हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, टोटल आज हम लोग 2 ही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो अगरिया समुदाय से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये अगरिया समुदाय क्या करता है, बेसिकली ये लोग नमक बनाने का काम करते हैं। और ये पारंपरिक तरीके से नमक बनाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ये कोई मशीनों वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं। जो इनके पुराने पारंपरिक तरीके हैं उसी का ये इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इनके सामने कुछ आर्थिक समस्याएं आ रही थी, जिनका समाधान इन्होंने सोलर पंप का उपयोग करके ढूंढा। यानी कि सोलर पंप का जब ये उपयोग करने लगे तो इनके सामने जो समस्याएं आ रही थी वो हल हो गई। अब देखिए, यहाँ पर ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, मान लीजिए पूछा जाता है कि जो आपकी इस तरह की टेक्नोलॉजी है, जैसे सोलर पंप हो गया, इस तरह की और भी जो हरित टेक्नोलॉजी हो गई, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गई, उसका उपयोग ना केवल वातावरणीय सुधार के लिए हो सकता है, ना केवल इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है, बल्कि इसका आर्थिक लाभ भी है। यानी कि अगर आपसे कुल मिलाकर पूछा जाता है कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, सोलर पंप वगैरह, उसके आर्थिक लाभ क्या हैं, तो उसमें आप ये जो आज हम लोग केस स्टडी देखने जा रहे हैं अगरिया समुदाय की, इस केस स्टडी का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही मान लीजिए पूछा जाता है कि भारत में जो पारंपरिक कामकाज हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, या फिर जो आपका अगरिया समुदाय का ही ये नमक बनाने का काम हो गया, इस तरह के कामों को किस तरह से संरक्षण दिया जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से। क्योंकि देखिए, जो नवीन टेक्नोलॉजी आती है उसकी वजह से जो पारंपरिक काम हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं। जैसे क्राफ्ट का काम भारत में बहुत तेजी से नष्ट हुआ है। तो ये जो हमारे पारंपरिक कार्य हैं, इसको किस तरह से संरक्षण दिया जा सकता है नई टेक्नोलॉजी की मदद से, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है, तब भी आप ये जो हम लोग केस स्टडी देखने जा रहे हैं अगरिया समुदाय की, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग अब देखिए डायरेक्ट केस स्टडी को समझते हैं। तो जो हमारा रण ऑफ कच्छ है, यानी कि जो कच्छ का रण है, जिसको कहते हैं लिटिल रन ऑफ कच्छ, यहाँ पर जो हमारे अगरिया समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं, नमक का निर्माण करते हैं। तो ये जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है, ये बेसिकली 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये एक साल्ट का दलदल है, यानी कि नमक का दलदल कह लीजिए, साल्ट मार्श है, मार्श लैंड जो होती है उसी तरह से ये साल्ट मार्श है। कौन सा साल्ट मार्श है? लिटिल रन ऑफ कच्छ। और यहाँ पर अगरिया समुदाय के लोग क्या करते हैं, नमक बनाने का काम करते हैं। अगर देखिए नमक उत्पादन की बात करें तो यूएस और चाइना के बाद भारत का जो है विश्व में तीसरा स्थान है। तो आपको एक फैक्ट भी याद हो गया प्रीलिम्स वगैरह के लिए कि भारत जो है नमक उत्पादन में तीसरे स्थान पे आता है। और अगरिया समुदाय के लोग भारत में 3,50,000 टन नमक का उत्पादन हर साल करते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि 3,50,000 टन नमक का उत्पादन ये अगरिया समुदाय के लोग करते हैं। कैसे ये उत्पादन करते हैं? देखिए, इन लोगों का तरीका अलग है। जैसे कि जो समुद्र में साल्ट इंडस्ट्री होती है, सी साल्ट इंडस्ट्री जो होती है, जो समुद्री पानी से नमक का निर्माण करती है, वो लोग बहुत ज़्यादा मशीनों का उपयोग करते हैं, मैकेनाइज्ड होते हैं। लेकिन अगरिया समुदाय के लोगों का जो मामला है, उसमें ये लोग जो अंडरग्राउंड ब्राइन होता है, अब आपके माइंड में आएगा कि ये ब्राइन क्या होता है। देखिए, ब्राइन एक्चुअल में पानी है, जमीन के अंदर का ऐसा पानी जिसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में घुला है। तो ऐसा पानी कुल मिला के आप कह लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में नमक रहता है, नमक मिला हुआ रहता है, उसको कहते हैं ब्राइन। अच्छा देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है इनका नमक बनाने का, उसमें केवल एक मशीन का उपयोग होता है जो कि है पंप। जैसे कि खेतों में पंप वगैरह का यूज़ होता है, उसी तरह से ये जो अगरिया लोग हैं ये भी नमक बनाने के लिए पंप का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये जो अंदर जमीन के अंदर का जो ब्राइन है, जिसमें मैंने बताया नमक घुला रहता है, पंप के माध्यम से इसको ये लोग बाहर लाते हैं। और फिर क्या करते हैं, अलग अलग पैंस जो है उसमें फैला देते हैं। यानी कि ये जो पानी है, जो ब्राइन है, इसको अलग अलग पैंस में फैला देते हैं। थोड़े समय बाद क्या होगा कि जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा और नमक केवल नीचे बचा रह जाएगा।
अच्छा, जो पैंस हैं ये जिसमें पानी को फैलाया जाता है, इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अगर। यहीं से अगरिया शब्द निकल के आया है। तो इसको लोकल लैंग्वेज में, ये जो पैन जिसमें पानी फैलाया जा रहा है, इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अगर कहते हैं। अब देखिए आते हैं समस्या के ऊपर। समस्या क्या आई कि ये जो पंप का यूज होता था पानी को बाहर फेंकने के लिए, ये पंप में ये डीजल से चलते हैं बेसिकली। और जब डीजल से पंप चलते हैं तो डीजल का खर्चा इन अगरिया समुदाय के लोगों को वहन करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो डीजल का खर्चा है वो इतना ज़्यादा हो गया था, यानी इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इनको नमक बनाने में बहुत कम फायदा रह गया था और कई बार लॉस भी हो रहा था। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि टोटल कॉस्ट का, मान लीजिए 100 रुपए का टोटल खर्चा आया नमक बनाने में, तो उसमें से 70 रुपए का खर्चा केवल डीजल का आ जाता था। यानी कि डीजल का खर्चा इतना ज़्यादा था कि इनको लाभ होना ही बंद हो गया था या बहुत कम लाभ हो रहा था। तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसे सोलर पंप डेवलप किए गए जो अगरिया लोग जिस परिस्थिति में काम करते हैं उन परिस्थितियों में काम आ सकें। जब ऐसे सोलर पंप डेवलप कर लिए गए तो अब क्या चुनौती थी कि अगरिया लोगों को प्रोत्साहित किया जाए इन पंप का इस्तेमाल करने के लिए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, इनको सब्सिडी दी। अब जब इनको सब्सिडी मिलने लगी तो ऐसे में फिर जो अगरिया लोग हैं वो धीरे धीरे इन सोलर पंप का इस्तेमाल करने लगे। अब देखिए, सोलर पंप जो है उसमें डीजल तो लगेगा नहीं, वो तो सौर ऊर्जा से चलेगा, और सौर ऊर्जा जो है वो फ्री है, यानी कि सूर्य की जो प्रकाश है उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो इनपुट कॉस्ट थी, यानी कि नमक के उत्पादन का जो खर्च था, उसमें भारी कमी आई। और जब भारी कमी आई तो इसका फायदा क्या हुआ कि फिर से जो अगरिया लोग जो अपना पारंपरिक काम खोते जा रहे थे उसको एक नया जीवन दान मिल गया। यानी कि अब ये फिर से जो नमक उत्पादन है उसको पहले की तरीके से कंटिन्यू करते रह पाएंगे। एक और अगर हम लोग फायदे की बात करें तो देखिए, पहले क्या होता था कि जो पंप थे, जो डीजल वाले पंप थे, उसके पास इनको लगातार रहना पड़ता था, क्योंकि डीजल पंप जो है गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद कई बार इसमें विस्फोट भी हो जाता है। तो ऐसे में लगातार इनको इस डीजल पंप के पास ही रहना पड़ता था। सोलर पंप में ये सारी समस्याएं भी नहीं हैं। तो अब ये जो अगरिया लोग हैं जो नमक बनाने का काम करते हैं, अपने परिवार को भी ज़्यादा समय दे पा रहे हैं। तो ये इसका एक सोशल इम्पैक्ट हो गया, एक सामाजिक कह लीजिए प्रभाव हो गया। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि इनपुट कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कमी आई सोलर पंप की वजह से, जिससे कि इनका जो पारंपरिक काम था वो लगातार आगे चलता रहेगा। अब देखिए, इसके बाद जो दूसरा जो एक इंफॉर्मेशन है, ये बहुत छोटी सी बेसिकली इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या है कि एक ग्लेशियर है जिसको कहा जा रहा है डूम्सडे ग्लेशियर। तो इसके दो नाम है बेसिकली, थ्वेट्स या डूम्सडे ग्लेशियर। ये कहाँ पे है? ये आपके अंटार्कटिका में है। और अगर इसके साइज की बात करें तो इसका साइज ठीक उतना है जितना हमारा ब्रिटेन बड़ा है, यानी कि ब्रिटेन देश के बराबर साइज का ये ग्लेशियर है। समस्या क्या है कि ये नष्ट होने वाला है, यानी कि ये समुद्र में गिर के पिघल जाएगा। अब अगर ये पिघल जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। अगर आपका देखिए समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, जो समुद्र का इकोसिस्टम है उसको नुकसान होगा। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, रीड बिटवीन द लाइंस। ये मैंने इसीलिए लिखी है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा, और फिर मैंने आपसे कहा कि अगर जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र का जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, उसको नुकसान होगा। बीच में एक क्वेश्चन आता है कि जल स्तर बढ़ने से समुद्र का जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान कैसे होगा। इसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। अगर आप इन चीज़ों को अपने आप से समझेंगे, डिकोड करेंगे, और फिर जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं अगर आप उसमें लिख कर आएंगे, देखिए अधिकतर लोग ऐसे ही लिखेंगे कि जल स्तर के बढ़ने से समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि जल स्तर बढ़ने से जो समुद्र की सैलिनिटी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी कि समुद्र में जो लवणता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसके साथ ही समुद्र के तापमान के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है उसमें जो ऐसे जीव हैं जो एक विशेष लवणता, एक विशेष तापमान पर ही जीवित रह सकते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे कि कोरल भी जो हैं, जीवित रहने के लिए उनको एक विशेष स्तर की लवणता, एक विशेष स्तर का तापमान चाहिए है।
तो जब इन चीज़ों में परिवर्तन आता है तो इकोसिस्टम के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो इतना एक्सप्लेन करके इस बात को पूरा लिखेगा, यानी कि जो इसके अंदर कैपेसिटी है बिटवीन द लाइंस पढ़ने की और उसको एक्सप्लेन करने की, उसको दूसरों से काफ़ी अच्छे अंक मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, अधिकतर लोग यही लिखेंगे कि जल स्तर बढ़ेगा, इसकी वजह से इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जो इसके बीच की बात लिख के आएगा कि कारण क्या है, उसको दूसरों से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए, बेसिकली यही दो टॉपिक थे आज के जिनको हम लोगों को डिस्कस करना था। अब आपका जो डाउन टू अर्थ का जनवरी 2022 तक का एडिशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब जब फरवरी का एडिशन उपलब्ध होगा तो उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे।